मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं निःशुल्क टेस्ट सीरीज संविधान स्पेशल की अगली श्रृंखला लेकर, जिसमें हम लोग संविधान स्पेशल से संबंधित 150 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 50 प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आशा करता हूँ मैं आप लोग उस पार्ट को देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। तो चलिए आज हम लोग अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके लिए सवाल नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करिए और बताइए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल नंबर 51 कहता है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में किस संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया था। तो आपको ये बताना है 1978 में किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और 300 क में ले जाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो चलिए आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। आपको बताना है ये कथन किसका है। तो बताइए आप, ये कथन है KT शाह का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 में आपको यहाँ बताना है सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता सही है। आर्टिकल 42 प्रसूति सहायता, ये भी सही है। जब हम बात आर्टिकल 43 क की करते हैं तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 48 क, याद रखिएगा। आर्टिकल 48 क पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और जबकि आर्टिकल नंबर 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है। आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54, इसमें कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 48 का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और आर्टिकल 47 पशुपालन संवर्धन से संबंधित नहीं है। यह है आर्टिकल नंबर 48। तो ये ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 50 की बात करें तो आर्टिकल 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर देखिए और सही आंसर बताइए। सवाल नंबर 55 कहता है राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मतलब इन पर कोई वाद दायर किया जा सकता है अथवा नहीं, आपको ये बताना है। तो नहीं किया जा सकता है। जैसे मूल अधिकार में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को कुछ बातों का अधिकार देते हैं कि जिनका करना राज्य पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 56, बिहार सरकार द्वारा राज्य में मद्य निषेध को लागू किया गया था। याद रखिएगा, मद्य निषेध को लागू किया गया था। यह किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 48, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 48 से संबंधित है ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल हैं जो 42वें संविधान संशोधन और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि हमारे संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया, याद रखिएगा, भाग 4 क। तो इसमें हम लोग बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन से जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए थे और इस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जबकि शेष एक मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार संबंधी कर्तव्य को लेकर जोड़ा गया था। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
तो आपको इसमें बताना था कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 11 मूल कर्तव्य हैं। सवाल नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल 16वां है? तो याद रखिएगा ये क्रम के अनुसार 16वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। याद रखिएगा कथन कहा गया और कारण क्या है? एक निर्वाचक मंडल व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्य की विधानसभाओं, निर्वाचित सदस्यों, याद रखिएगा राज्य की जो विधानसभा के इसमें निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बना है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है आपको ये याद रखना है किससे मिलकर बना है? संसद की दोनों सदनों से अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। याद रखिए दोनों सदन और राज्य की विधानसभा जो है उसके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है कथन सत्य है, कारण असत्य है, दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी है। दोनों सत्य हैं पर व्याख्या नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन वह निर्वाचन है जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। तो हाँ, जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा कि इसमें सीधे जनता नहीं भाग ले रही है, निर्वाचित सदस्य लोग भाग ले रहे हैं। तो चलिए इसका मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी है। ये आपको निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 54 में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। सवाल नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत 14 दिन की पूर्व सूचना और संसद के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, याद रखिएगा संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति पर उस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जब ये प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, याद रखिएगा कुल सदस्य संख्या यहाँ पे है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब यह दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में वहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर लगे आरोपों की जांच की जाएगी और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो उस पर भी वोटिंग की जाएगी और अगर वहाँ पर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह पास हो गया तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो चलिए ये महाभियोग की प्रक्रिया है जिसे आप लोग रट सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 62, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर, आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? जैसा कि आप लोग को पता होगा लोकसभा अध्यक्ष इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आप याद रखिएगा संयुक्त बैठक आर्टिकल 108, आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए सवाल नंबर 64, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है, ये प्रधानमंत्री की कैबिनेट के द्वारा की जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 65, मिलान करना है तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा सही है। तो चलिए सवाल नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर, मिलान करते हैं। 123 क्या है? 123 है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। 143 राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श। 137 न्यायिक पुनराविलोकन अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए नियमों की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। इसे हम न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार कहते हैं।
आर्टिकल 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोल ऑडिटर जनरल, याद रखिएगा। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये आप मिला सकते हैं। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 66, उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह योग्यता जो संविधान में वर्णित नहीं है। तो संविधान में कहा गया है कि वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने योग्य होगा जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ऑप्शन नंबर डी जो है वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा कोई बात संविधान में नहीं कही गई है। भारत का नागरिक तो होना चाहिए परंतु जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसी कोई बात संविधान में वर्णित नहीं है। चलिए सवाल नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताइए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति अर्थात पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर, अनुच्छेद 75(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं। निर्वाचित करते हैं, चयनित करते हैं, नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है। राज्यों में जहाँ पर सीटों की संख्या 40 है वहाँ पर अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा 91वें संविधान संशोधन के अनुसार अधिकतम 15% लोग मंत्री बन सकते हैं। तो जहाँ पे 40 हैं, अगर आप इनका 15% निकालते हैं तो मान के चलिए कितना हो जाएगा, 40 का 15% तो आपका हो जाएगा लगभग 6 या 7 मंत्री के आसपास, तो बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 निश्चित की गई है कि जिन राज्यों में सीटों की संख्या 40 है वहाँ पर अधिकतम 12 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 71 कहता है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये सही है, याद रखिएगा। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 77(3) में। आर्टिकल 77(3) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार की समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएंगी। ये भी आर्टिकल नंबर 77(1) में कहा गया है, याद रखिएगा आप, आर्टिकल 77(1) में कहा गया है। तो इसका मतलब दोनों कथन सत्य हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होता है, दोनों सत्य। सवाल नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न देखिए और उत्तर बताइए। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद से मुक्त कर दिया जाता है कितने महीने बाद, 6 महीने के बाद। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 73, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसका उल्लेख लोकसभा की रूल बुक में किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बताना है कितने न्यूनतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए होने चाहिए। 50 न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। चलिए सवाल नंबर 74, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नई आर्थिक नीति की घोषणा नरसिम्हा राव सरकार के समय में की गई थी। इस समय वित्त मंत्री कौन थे। तो इस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल नंबर 76 के तहत। 77 में इसके कर्तव्यों के और निर्वहन की बात की गई है। 77 नंबर भारत सरकार के कार्यों के संचालन की बात की गई है,
आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी की बात करता है। चलिए सवाल नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में उपस्थित रह सकता है परंतु उसे मत डालने का अधिकार नहीं होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद की कार्यवाहियों में उपस्थित तो रह सकता है लेकिन मत डालने का अधिकार इसे नहीं होता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 77, निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति की बैठक में मित्र और परामर्शदाता की भूमिका में रखा जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लोक लेखा समिति 22 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह सीएजी के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मित्र और परामर्शदाता की भूमिका के रूप में रखा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष है? आपको पहला सवाल तो यहीं दिख गया, कितने वर्ष है? 25 वर्ष। राज्यसभा में नियुक्त होने के लिए या निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष और इसमें 30 वर्ष। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक इसी तरह चलेगा? तो 2026 तक। 2026 में जब 2021 की जनगणना हो जाएगी तब हो सकता है कि इसका आवंटन 2021 के आधार पर किया जाने लगे। 2026 तक यथावत ऐसा ही चलेगा। सवाल नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 और 250 है। वर्तमान में कितने सीटों पर निर्वाचन और मनोनयन होता है? तो 547 और 245 सीटों पर होता है। सवाल नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर, मिलान करना है लोकसभा में सीटों की संख्या और राज्य। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें तमिलनाडु, यहाँ से 39 सीट लोकसभा में है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य, 80 सीट। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 82, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो सवाल नंबर 83 आपसे इसी बात की चर्चा करता है। चलिए, और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो होते हैं राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 59 में इसकी बात की गई है, शपथ प्रतिज्ञान। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 59, ये सवाल नंबर 83 में जो आर्टिकल नंबर 59 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की बात की गई है, जबकि राष्ट्रपति का जो शपथ है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाया जाता है, इसकी बात आर्टिकल नंबर 60 में की गई है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जबकि वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। तो पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 86, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को 10 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जाता है। आपको इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है।
तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष में कहा जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जाता है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इसका निर्वाचन जो है, मतलब इनके सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा मतलब राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, तो यहाँ से 31 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर सुमेलित कीजिए राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य भी है। तो आप सवाल नंबर 88 इसको सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। तो सवाल नंबर 88 ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, उड़ीसा, गुजरात। तो आप इसको ध्यान से मिलाइए। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 31, और उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उसके बाद दूसरे नंबर पे है 19, और केरला की बात करें तो केरल में 9। फिर बात करते हैं उड़ीसा में 10, और गुजरात में 11। तो इस प्रकार से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भिन्न भिन्न राज्यों का भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। क्यों? क्योंकि 6 महीने में एक बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इस प्रकार अगर 6 महीने काउंट करें तो 12 महीने में 2 बार अवश्य ही बैठक होनी चाहिए। चलिए भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो जैसा कि आप जानते होंगे आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि संसद का जो गठन है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर होता है। चलिए, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिनों तक। अगर आप 2 महीने तक बिना बताए संसद से गायब रहते हैं तो आपको सांसद के पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में चर्चा की गई है। और धन विधेयकों की एक विशेष प्रक्रिया है, इसे राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा इसे केवल अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। उसके अंदर उसे संशोधन सहित या संशोधन रहित लोकसभा को वापस करना होता है और लोकसभा उसके संशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 93 सही सुमेलित कीजिए। तो आपको मिलान करना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट मांग में निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए इसके लिए लाया जाता है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट मांग में 100 रुपये की कटौती करने की बात की जाती है। नीति निर्मोदन, ये बात बजट मांग में घटाकर 1 रुपये करने की जाती है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94 इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते होंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम मैंने कल ही आपको बताया 1955 में, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1870, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये 2007 लिखा है इसलिए गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95 सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदू विवाद नियम 1955, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2012, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954, सती निरोध अधिनियम 1987। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2012 में नहीं पास किया गया था, इसलिए ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर लोकसभा और राज्यसभा में बनने वाली विभिन्न समितियां दी गई हैं और इसमें आपको सदस्यों की संख्या का मिलान करना है। तो लोकसभा आप जानते ही होंगे 22 सदस्यों से मिलकर बनती है, इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति 30 सदस्यों से मिलकर बनती है, जो केवल और केवल लोकसभा से ही होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति पुनः 22 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। याचिका समिति 15 सदस्यों से मिलकर बनती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ADCB। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 97 लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार विपक्षी दल का नेता होता है। याद रखिएगा, ये कोई संविधान में वर्णित नहीं है, मात्र बनाया गया है कि एक नियम चलता रहेगा कि विपक्षी दल के नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो यह अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, आपको सही आंसर बताना है। तो लोकसभा अध्यक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि कैग जो अपनी रिपोर्ट है अर्थात CAG किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है और लोकसभा अध्यक्ष इसे लोक लेखा समिति को भेजता है, जिसकी जांच करके लोक लेखा समिति पुनः लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो चलिए सवाल नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 98 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 99 सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे जो 47वें CJI शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लेंगे। तो NV रमना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं। तो आपने सही सोचा है। क्या ऑप्शन नंबर ए 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। तब तक हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। आप इन प्रश्नों को एक बार पुनः अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप संविधान से संबंधित सभी समस्याओं से पार पा सकेंगे और आगामी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं चलते चलते आपको बता देता हूं कि अगर आप इस टेस्ट श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इस WhatsApp नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिससे आप इस श्रृंखला से जुड़कर प्रश्नों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।